इतिहास के पन्नों में ना एक बहुत बड़ा और हैरान करने वाला खालीपन है। हाँ बिल्कुल, एक ऐसा खालीपन जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। सही कहा। मतलब एक ऐसा प्राचीन साम्राज्य था जिसने सिकंदर महान के आक्रमण के समय उत्तर पश्चिमी मोर्चे पर डटकर सामना किया, जिसने सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को उनका विशाल साम्राज्य स्थापित करने में सामरिक मदद भी की। और सिर्फ युद्ध ही नहीं, उन्होंने ऐसे उच्च गुणवत्ता वाले सिक्के ढाले जो उस समय के सबसे उन्नत इंडो ग्रीक सिक्कों को सीधी टक्कर देते थे। वही तो, एक ऐसा साम्राज्य जिसका भू राजनैतिक प्रभाव इतना गहरा था, फिर भी अगर आज हम मुख्य धारा की इतिहास की किताबें उठाएं ना, तो वे लगभग अदृश्य हैं। वे बस भूत बनकर रह गए हैं। ये वास्तव में प्राचीन भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है। तो आज के इस गहन अध्ययन का हमारा मिशन इन्हीं विस्मृत शासकों को खोजना है। हमारे पास जो ऐतिहासिक स्रोत हैं, जैसे मुद्राशास्त्र यानी सिक्कों का शोध, प्राचीन शिलालेख और ऐतिहासिक मंचों की चर्चाएं, उनके आधार पर हम उत्तराखंड और कुमाऊं के सबसे पहले शासकों यानी कुनिंद राजवंश की पूरी कहानी को डिकोड करने जा रहे हैं। बिल्कुल, एक ऐसी शक्ति जिसने सदियों तक हिमालय और उत्तर पश्चिमी भारत के बीच एक मजबूत दीवार और व्यापारिक पुल दोनों का काम किया। और हम उनके महान राजा अमोघ भूति, उनके सिक्कों में छिपी रणनीतियों और उनके समाज पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल जो मेरे मन में आ रहा है, जब हम कुनिंदों की बात करते हैं तो इतिहास में उनका सबसे पहला और प्रमाणिक उल्लेख मिलता कहाँ है? देखिए, इसके लिए हमें समय में बहुत पीछे जाना होगा, लगभग 600 ईसा पूर्व। अच्छा, इतना पीछे? हाँ, प्राचीन भारत के महान वैयाकरण पाणिनि ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टाध्यायी में कुनिंदों का जिक्र किया है। और दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने कुनिंदों को वर्णित करने के लिए एक बहुत ही विशिष्ट संस्कृत शब्द का प्रयोग किया है, आयुधजीवी संघ। एक सेकंड, आयुधजीवी। अगर मैं शब्दों को थोड़ा तोड़कर समझूं तो आयुध का मतलब है शस्त्र या हथियार, है ना? बिल्कुल सही। और जीवी का मतलब है आजीविका चलाने वाला। तो हथियारों से अपनी आजीविका चलाने वाला संघ। क्या इसका मतलब ये है कि वे मूल रूप से भाड़े के सैनिक थे, मतलब मर्सनरीज, या फिर वे बस एक ऐसा कबीला थे जो हमेशा लड़ते रहते थे? एक बहुत ही तार्किक सवाल है, लेकिन नहीं, वे भाड़े के सैनिक नहीं थे। आयुधजीवी संघ का मतलब एक ऐसे समाज से है जहां सैन्य कौशल ही उनकी अर्थव्यवस्था और उनकी पहचान का मुख्य आधार था। ओहो, मतलब पूरा समाज ही सेना था? हाँ, अधिकांश प्राचीन भारतीय समाज कृषि या व्यापार पर निर्भर थे, लेकिन कुनिंदों के समाज में हर स्वस्थ व्यक्ति जन्म से ही एक योद्धा होता था। युद्ध कौशल को सर्वोच्च सम्मान प्राप्त था वहां। ये तो कुछ प्राचीन ग्रीस के स्पार्टा जैसा लगता है। मतलब हिमालय का अपना एक प्राचीन स्पार्टा जहां हर नागरिक एक सैनिक है। बिल्कुल, तुलना अच्छी है। लेकिन स्पार्टा का शासन मॉडल तो बहुत ही कठोर और तानाशाही वाला था ना? क्या कुनिंद भी ऐसे ही थे? यहीं पर कुनिंद स्पार्टा से बिल्कुल अलग हो जाते हैं। मैंने कहा ना, आयुजीवी संघ। इस शब्द संघ पर ध्यान दें। अच्छा, संघ मतलब कोई सभा? हाँ, एक अत्यंत सैन्यवादी समाज होने के बावजूद उनका राजनीतिक ढांचा लोकतांत्रिक था। वे एक कबीलाए कुलीन तंत्र थे, यानी ट्राइबल ओलिगार्की। मतलब सत्ता किसी एक राजा के हाथ में नहीं थी? बिल्कुल नहीं। कबीले के फैसले एक सभा या असेंबली के माध्यम से लिए जाते थे। वे अपने नेता का चुनाव इसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से करते थे। ये लिच्छवी जैसे अन्य प्राचीन गणराज्यों के समान ही एक उन्नत व्यवस्था थी। एक लोकतांत्रिक योद्धा समाज, ये कॉम्बिनेशन ही अपने आप में बहुत दुर्लभ है यार। और शायद उनकी इसी सैन्य कुशलता के कारण ही हमारे प्राचीन महाकाव्यों में उनका इतना सम्मानजनक उल्लेख मिलता है। हाँ, रामायण और महाभारत दोनों में। सही कहा। मैंने पढ़ा था कि रामायण के किष्किंधा कांड में जब माता सीता की खोज के लिए वानर सेना को विभिन्न दिशाओं में भेजा जाता है, तो हिमालय क्षेत्रों की सूची में कुनिंदों का स्पष्ट नाम आता है। और महाभारत में भी उनका गहरा प्रभाव दिखता है। कुरु साम्राज्य के उत्तर पूर्व उनका वास था। अर्जुन ने अपने दिग्विजय अभियान के दौरान जिन पर्वतीय शक्तियों को अपने अधीन किया था, उनमें कुनिंद प्रमुख थे। लेकिन उनके समाज के बारे में एक और बात है जो मुझे बहुत हैरान करती है। आप मात्र सत्तात्मक समाज वाले पहलू की बात कर रही हैं ना? हाँ, मैंने शोध में देखा कि बारूहत और मथुरा के प्राचीन शिलालेख ये संकेत देते हैं कि उनका समाज संभवतः मात्र सत्तात्मक यानी मेट्रियार्कल था। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया कि केवल
पत्थरों पर लिखे कुछ वाक्यों से इतिहासकार ये निष्कर्ष कैसे निकाल लेते हैं? देखिए, जब पुरातत्वविद मथुरा या बारूहत जैसे स्थलों पर दानदाताओं के शिलालेख पढ़ते हैं तो वे वंशावली पर ध्यान देते हैं। मतलब लोग अपना नाम कैसे लिखते थे? बिल्कुल। प्राचीन पितृसत्तात्मक समाजों में लोग खुद को अपने पिता के नाम से पहचानते थे, लेकिन कुनिंदों से जुड़े कुछ शिलालेखों में प्रमुख व्यक्ति अपनी पहचान अपनी माता के नाम से बताते हैं। अरे वाह! किसी भी सैन्यवादी समाज में महिलाओं को वंशावली का केंद्र मानना तो बहुत ही असामान्य है। हाँ, हालांकि इतिहासकारों में इस पर अभी भी थोड़ी बहस है, लेकिन अगर ये सच है तो ये दर्शाता है कि योद्धा होने के बावजूद वे सामाजिक रूप से अत्यंत प्रगतिशील थे। बहुत ही कमाल की बात है ये। लेकिन यहाँ मुझे एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आ रहा है। कैसा विरोधाभास? देखिए, एक तरफ हमारे पास एक ऐसा समाज है जो हथियारों से खेलता है, जो आयुधजीवी है। दूसरी तरफ इतिहास बताता है कि वे बहुत अमीर थे और उन्होंने भारी मात्रा में चांदी के सिक्के ढाले। हाँ, ये तो है। मतलब योद्धा तो आमतौर पर अच्छे अर्थशास्त्री नहीं होते ना, तो हिमालय के जंगलों और पहाड़ों में लड़ने वाला एक कबीला अचानक प्राचीन दुनिया का एक बड़ा आर्थिक केंद्र कैसे बन गया? ये बदलाव उनके भूगोल और एक बहुत ही चतुर नेतृत्व के कारण संभव हुआ। कुनंद लोग सिर्फ एक अलग थलग पहाड़ी कबीला नहीं थे। तो उनका फैलाव कहाँ तक था? भौगोलिक रूप से वो आधुनिक उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों और नेपाल के डोटी क्षेत्र तक फैले हुए थे। इसका सीधा सा मतलब ये है कि वो तिब्बत से आने वाले प्राचीन व्यापारिक मार्गों के मुहाने पर बैठे थे। ओहो, मतलब वे मैदानी इलाकों और तिब्बत के बीच व्यापार के मिडलमैन बन गए थे। एकदम सही पकड़ा आपने। तिब्बत और पहाड़ों के पास सोना और जड़ी बूटियां थीं और मैदानी इलाकों के पास अनाज। कुनिंदों ने इन व्यापारिक दर्रों पर नियंत्रण कर लिया और इस पूरी आर्थिक क्रांति का श्रेय उनके सबसे प्रतापी शासक को जाता है, राजा अमोघभूति। 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अंत का समय है ना? हाँ। ये नाम ही बहुत भारी भरकम लगता है, लेकिन स्रोतों में एक जगह मैं थोड़ी उलझ गई थी। कई इतिहासकारों का मानना है कि अमोघभूति किसी इंसान का असली नाम था ही नहीं। क्या ऐसा संभव है कि ये केवल एक उपाधि रही हो? इस पर विद्वानों के बीच एक बहुत ही रोचक बहस है। अमोघ का अर्थ होता है अचूक या जिसे हराया न जा सके, और भूति का अर्थ है शक्ति या ऐश्वर्य, यानी अचूक शक्ति वाला। हाँ, तो कुछ का तर्क है कि चूंकि कुनिंद एक कबीलाई गणराज्य थे, इसलिए हो सकता है कि अमोघ भूति चुने हुए प्रमुखों को दी जाने वाली एक आधिकारिक उपाधि हो जो पीढ़ियों तक चली। अच्छा, और दूसरा तर्क? दूसरी तरफ कुछ का मानना है कि ये एक असाधारण व्यक्तिगत शासक का ही नाम था जिसने पूरे उत्तर पश्चिम में कबीलों को एकजुट किया। खैर, चाहे वो एक व्यक्ति हो या एक उपाधि, एक बात तो तय है कि उनके नेतृत्व में कुनिंदों के पास अकूत संपत्ति आ गई थी और इसका आधार सोना था। बिल्कुल। महाभारत में युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ का एक प्रसंग है। उसमें वर्णन है कि खस और कुनिंद जैसी पहाड़ी जनजातियां भेंट में भारी मात्रा में पिपीलिका सोना लेकर आई थी। पिपीलिका यानी चींटियों द्वारा निकाला गया सोना? हाँ, इसका सीधा मतलब है कि या तो वे सोने के खनन में माहिर थे या तिब्बती सोने के व्यापार पर उनका पूरा एकाधिकार था। और इस आर्थिक महाशक्ति बनने का सबसे बड़ा प्रमाण आज भी हमारे पास मौजूद है, उनके शानदार सिक्के। उन सिक्कों के बारे में तो हमें विस्तार से बात करनी चाहिए। बिल्कुल। कुनिंद भारतीय उपमहाद्वीप के पहले ऐसे स्थानीय शासक थे जिनके सिक्के वजन और मानकों में सीधे इंडो ग्रीक सिक्कों का मुकाबला करते थे। इंडो ग्रीक सिक्के तो उस समय दुनिया की सबसे बेहतरीन मुद्राओं में गिने जाते थे ना? तो क्या कुनिंदों ने जानबूझकर अपने सिक्कों को ग्रीक मानकों के अनुसार ढाला था? हाँ, और इसके पीछे एक बहुत गहरी कूटनीति थी। जब आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार करते हैं तो आपकी मुद्रा का वजन ऐसा होना चाहिए जिसे विदेशी व्यापारी बिना संकोच के स्वीकार कर लें। ओह, ताकि कन्वर्जन में दिक्कत ना हो। बिल्कुल। तो उन्होंने अपने चांदी के सिक्कों को उसी ग्रीक मानक पर ढाला ताकि मध्य एशियाई व्यापारी उनके साथ आसानी से व्यापार कर सकें। और ये सिक्के दिखने में भी किसी मास्टरपीस से कम नहीं है। मतलब अगर हम अमोघ भूति के चांदी के सिक्के के सामने वाले हिस्से को विजुअलाइज करें ना, तो उस पर दाईं ओर देखता हुआ एक हिरन बना है। हाँ, और हिरण के सींगों के ऊपर एक मुकुट है। 2 कोबरा सांपों का रहस्यमय मुकुट, और हिरन के ठीक सामने देवी लक्ष्मी खड़ी हैं जिनके हाथ में कमल का फूल है। लेकिन जो चीज मुझे सबसे ज्यादा आकर्षित करती है वो है उस पर लिखी हुई लिपि। ब्राह्मी लिपि है ना? हाँ, सामने की तरफ प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में बहुत स्पष्ट रूप से लिखा है राज्य कुनिंदस्य अमोघ भूत्यस्य महाराजस्य।
यानी कुनिंदों के राजा अमोघ भूति का सिक्का। देखिए, यहाँ तक तो सब कुछ एक सामान्य भारतीय सिक्के जैसा लगता है। ब्राह्मी लिपि उस समय भारत के मैदानी इलाकों में सबसे आम थी, लेकिन असली कहानी तब शुरू होती है जब आप उस सिक्के को पलटते हैं। बिल्कुल, पीछे के हिस्से की डिजाइन और भी जटिल है। वहां एक 3 मेहराबदार पहाड़ी बनी है, उसके ऊपर बौद्ध धर्म का त्रिरत्न है। और स्वास्तिक भी है। हाँ, स्वास्तिक, नंदीपाद और एक कटघरे में पहाड़ी देवदार का पेड़। लेकिन इन प्रतीकों से ज्यादा हैरान करने वाली बात वो लिपि है जो पीछे लिखी गई है। वहां ब्राह्मी का प्रयोग नहीं हुआ है। वहां खरोष्टी लिपि का प्रयोग हुआ है। खरोष्टी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी और ये मुख्य रूप से सुदूर उत्तर पश्चिम क्षेत्र, गांधार और मध्य एशिया में बोली जाती थी। और उसमें लिखा है, राणा कुनिंदसा अमोघ भूतिसा महाराजासा। जब मैंने ये पढ़ा ना, तो मेरे दिमाग की बत्ती जली। कैसे? मतलब सामने ब्राही लिपि जो स्थानीय लोगों और मध्य भारत के व्यापारियों के लिए थे, और पीछे खरोष्ठी लिपि जो विदेशी और सिल्क रूट के व्यापारियों के लिए थे। क्या ये चांदी के सिक्के वास्तव में एक बाइलिंगुअल पासपोर्ट या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा की तरह काम करते थे? ये तुलना बहुत ही सटीक है। यार, ये तो आज के दौर की किसी मल्टीनेशनल कंपनी की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जैसा लगता है। बिल्कुल। एक ही सिक्के पर 2 अलग-अलग लिपियों का उपयोग साबित करता है कि उनका व्यापारिक दृष्टिकोण कितना व्यापक था। वे यह सुनिश्चित कर रहे थे कि जब उनका व्यापारी पहाड़ों से उतरकर बैक्ट्रिया के बाजारों में जाए, तो वहां के विदेशी व्यापारियों को उनकी मुद्रा पर पूरा भरोसा हो। बहुत ही स्मार्ट। और इस सिद्धांत की पुष्टि उनके तांबे के सिक्कों से भी होती है। अच्छा, तांबे के सिक्कों में क्या अलग था? खास ये था कि कुनिंदों के तांबे के सिक्कों पर खरोष्टी लिपि नहीं होती थी। उनके पीछे के हिस्से पर अक्षरों की जगह केवल बिंदुओं की एक सीमा बनी होती थी। ऐसा क्यों? मतलब उन्होंने तांबे के सिक्कों से विदेशी लिपि क्यों हटा दी? क्योंकि तांबे के सिक्के छोटी कीमत के होते थे। ओह, समझ गए। इनका उपयोग स्थानीय बाजारों में सब्जी, अनाज या दैनिक जरूरत की चीजें खरीदने के लिए होता था। स्थानीय लोगों को खरोष्टी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं थी। विदेशी व्यापार केवल महंगी चांदी की मुद्राओं में होता था। तो खरोष्टी केवल चांदी के सिक्कों तक सीमित रखी गई। क्या कमाल की मौद्रिक नीति थी उनकी। बिल्कुल। लेकिन सिक्कों में सिर्फ अर्थव्यवस्था नहीं छिपी है। मुझे सिक्कों पर मौजूद धार्मिक प्रतीकों को देखकर बहुत अचंभा हुआ। आप लक्ष्मी और त्रिरत्न की बात कर रही हैं? हाँ, एक ही सिक्के पर हिंदू देवी लक्ष्मी है और ठीक पीछे बौद्ध धर्म का त्रिरत्न और स्तूप। एक ही जगह पर 2 अलग-अलग धर्मों के प्रतीक। क्या ये लोग बौद्ध थे या हिंदू? देखिए, इस सवाल का जवाब ये है कि उनका धर्म स्थिर नहीं था। वो समय और राजनीति के साथ इवॉल्व हो रहा था। शुरुआत की बात करें तो कुनिंद बौद्ध धर्म से बहुत गहराई से जुड़े हुए थे। जिसकी पुष्टि अशोक के कालसी शिलालेख से भी होती है ना? हाँ, कालसी जो आज के देहरादून के पास है। मैंने पढ़ा है कि अशोक ने उस शिलालेख में कुनिंदों को पुलिंद नाम से संबोधित किया है। और दिलचस्प बात यह है कि वहां पशु बलि पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया गया है। बिल्कुल। मौर्य काल के दौरान बौद्ध धर्म का प्रभाव अपने चरम पर था और अहिंसा उसका मुख्य सिद्धांत था। इसके अलावा बौद्ध ग्रंथ महामायूरी से हमें पता चलता है कि कुनिंदों के आम लोग उष्ट्रपद नामक एक स्थानीय यक्ष की पूजा भी करते थे। अच्छा, मतलब मुख्य धारा के बौद्ध विचारों और स्थानीय पहाड़ी मान्यताओं का मिक्सचर। हाँ। लेकिन अगर वे इतने कट्टर बौद्ध विचारों से प्रभावित थे, तो फिर अमोघ भूति के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी और हिंदू देवता कैसे आ गए? इसके लिए हमें उस समय की जियोपॉलिटिक्स को समझना होगा। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद शुंग वंश का उदय हुआ, जिसने ब्राह्मणवादी और वैदिक मान्यताओं को पुनर्जीवित किया। बिल्कुल। और कुनिंद, जो हमेशा से खुद को ढालने में माहिर थे, उन्होंने बदलते हुए राजनीतिक और सामाजिक माहौल को भांप लिया। मतलब उन्होंने हवा का रुख देखकर अपने धार्मिक विश्वासों में भी बदलाव कर लिया। इसे केवल अवसरवाद कहना सही नहीं होगा, ये एक प्राकृतिक सांस्कृतिक विकास था। उन्होंने पुरानी मान्यताओं को नष्ट नहीं किया, बल्कि नई मान्यताओं को अपने भीतर समाहित कर लिया। और फिर धीरे धीरे शैव धर्म को अपना लिया। हाँ, उनके बाद के सिक्कों पर हमें चित्रेश्वर देवता की आकृतियां मिलने लगती हैं। चित्रेश्वर, ये नाम तो उत्तराखंड के लोगों के लिए आज भी बहुत जाना पहचाना है। कुमाऊं और गढ़वाल में चित्रेश्वर को भगवान शिव का ही एक रूप माना जाता है। बिल्कुल सही। और अगर हम वापस महाभारत की ओर लौटे ना, तो वहां राजा अमोघ भूति को द्विज श्रेष्ठ कहा गया है। मतलब ब्राह्मणों या ज्ञानियों में सबसे उत्तम।
एक कबीलाई योद्धा का वैदिक ग्रंथों में इतना ऊंचा दर्जा पाना ये साबित करता है कि उनका हिंदूकरण बहुत गहराई तक हो चुका था। हाँ, क्योंकि उनकी मूल पहचान एक आयुधजीवी यानी योद्धा समाज की थी, इसलिए उनके लिए एक युद्ध देवता की पूजा करना तो अत्यंत स्वाभाविक था। हाँ, कार्तिकेय की पूजा। बिल्कुल। बाद के काल में सिक्कों पर 6 सिर वाले भगवान कार्तिकेय प्रमुखता से दिखाई देने लगते हैं। कार्तिकेय देवताओं के सेनापति हैं। एक सैन्य समाज के लिए उनसे बेहतर आराध्य कौन हो सकता था? सही बात है। कुल मिला के उनकी संस्कृति बहुत ही इंक्लूसिव थी, जहाँ बौद्ध स्तूप और शिव के त्रिशूल दोनों को एक साथ सम्मान मिला। हाँ, एकदम। लेकिन अब यहाँ ना एक बहुत ही बड़ा सवाल उठता है मेरे मन में। बताइए। देखिए, हमारे पास एक ऐसा साम्राज्य है जो सैन्य रूप से इतना ताकतवर है कि उसे आयुधजीवी कहा जाता है। उनके पास ऐसी मजबूत अर्थव्यवस्था है कि वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के चांदी के सिक्के ढाल रहे हैं। उनका कूटनीतिक दिमाग इतना तेज है और वे सांस्कृतिक रूप से भी इतने लचीले हैं। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि इतना सर्वगुण संपन्न साम्राज्य इतिहास के नक्शे से ही गायब हो गया? उनका पतन कैसे हुआ? इतिहास का एक बहुत क्रूर नियम है, कोई भी शक्ति हमेशा के लिए शीर्ष पर नहीं रहती। पहली सदी ईस्वी के आसपास उत्तर पश्चिम से एक भयानक आंधी आई। कुषाण साम्राज्य। हाँ, शक्तिशाली कुषाण। उनके पास भारी घुड़सवार सेना और उन्नत सैन्य तकनीक थी। उनका दबाव इतना भयानक था कि कुनिंदों को अपने मैदानी और तराई के इलाके छोड़कर पीछे हटना पड़ा। कुषाणों की घुड़सवार सेना तो मैदानी इलाकों में अजेय थी, तो कुनिंदों ने क्या किया? क्या आत्मसमर्पण कर दिया? नहीं, यहीं पर उनकी आयुधजीवी प्रकृति काम आई। वे समझ गए थे कि मैदानों में कुषाणों को हराना नामुमकिन है। इसीलिए उन्होंने एक टैक्टिकल रिट्रीट की, एक रणनीतिक वापसी। अच्छा, वे पहाड़ों में चले गए? बिल्कुल। वे काशीपुर और गढ़वाल की दुर्गम पहाड़ियों में चले गए। पहाड़ों में भारी घुड़सवार सेना किसी काम की नहीं होती। वहां कुनिंदों को अपनी गुरिल्ला युद्ध शैली का फायदा मिला। लेकिन वे सिर्फ छिपकर नहीं बैठे रहे ना। मैंने पढ़ा है कि लगभग 180 ईस्वी के आसपास कुनिंदों ने एक बहुत बड़ा भू राजनीतिक दांव चला। हाँ, उनका महासंघ। उन्होंने पुराने पड़ोसियों और साथी योद्धा गणराज्यों, यौधेयों और अर्जुनायनों के साथ मिलकर एक महासंघ बनाया। ये तो यार कुछ प्राचीन काल के नाटो जैसा लगता है। 3 गणराज्यों ने एक शक्ति के खिलाफ गठबंधन कर लिया। और ये गठबंधन बेहद सफल रहा। इस महासंघ ने कुषाणों पर इतना जोरदार पलटवार किया कि कुषाणों को सतलुज नदी के पार खदेड़ दिया गया। कुषाण फिर कभी उस पहाड़ी क्षेत्र में वापस नहीं आ सके। अरे वाह! तो अगर उन्होंने कुषाणों जैसी सुपर पावर को हरा दिया था, तो फिर उनका पतन कैसे हुआ? जीत के बाद तो उन्हें और ताकतवर होना चाहिए था। देखिए, युद्ध जीतना और राज्य बचाना अलग बातें हैं। कुषाणों को हराने में उनकी सारी शक्ति और संसाधन निचोड़ लिए गए थे। वे युद्ध तो जीत गए, लेकिन उनका राज्य भीतर से खोखला हो गया। ओह! 6वीं शताब्दी के खगोल शास्त्री वराहमिहिर ने अपनी बृहद संहिता में कुनिंदों का उल्लेख किया है, जिससे स्पष्ट होता है कि उस समय तक कुनिंदों की शक्ति पूरी तरह से बिखर चुकी थी। और शायद उनके पतन की आखिरी कील 4वीं शताब्दी में ठुकी होगी, जब गुप्त साम्राज्य का उदय हुआ। बिल्कुल। समुद्रगुप्त की महत्वाकांक्षाओं के सामने कोई नहीं टिक सका। समुद्रगुप्त के प्रसिद्ध इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख में कुनिंदों के बचे हुए साम्राज्य के एक हिस्से कर्तरीपुर का उल्लेख है, जो पश्चिमी नेपाल के आसपास था, है ना? हाँ, उन्होंने गुप्तों की अधीनता स्वीकार कर ली थी और इसके साथ ही एक स्वतंत्र राजनीतिक सत्ता के रूप में कुनिंद इतिहास से गायब हो गए। ये सुनकर थोड़ा दुख होता है। जो साम्राज्य कभी सिकंदर और कुषाणों से टकराया था, वो अंततः एक शिलालेख पर सिर्फ एक नाम बनकर रह गया। लेकिन कहानियां खत्म नहीं होती। अच्छा? राजनीतिक सत्ताएं खत्म होती हैं, लोग नहीं। जो कुनिंदा पहाड़ों में बस गए थे, उनकी संस्कृति, उनकी कला वहीं सुरक्षित रही और लगभग 300 साल बाद 7वीं शताब्दी के अंत में इसी कुनिंद वंश की राख से एक नया राजवंश का जन्म हुआ। ओहो! क्या आप कत्यूरी राजवंश की बात कर रहे हैं? बिल्कुल। जोशीमठ और बैजनाथ की प्रसिद्ध कत्यूर घाटी से उभरने वाले राजा। हाँ, इतिहासकार मानते हैं कि कत्यूरी राजवंश वास्तव में कुनिंदों के ही वंशज थे। उन्होंने फिर से सत्ता हासिल की और एक ऐसा साम्राज्य खड़ा किया जो नेपाल से लेकर अफगानिस्तान तक फैला। इसका मतलब है कि वे कभी वास्तव में खत्म नहीं हुए, उन्होंने बस अपना रूप बदला। आज के आधुनिक उत्तराखंड की जो समृद्ध संस्कृति है, उसके मूल बीज कुनिंदों ने ही बोए थे। यह हिमालय की एक अत्यंत जीवंत समाज की कहानी है, जिसने युद्ध को आजीविका बनाया, स्वर्ण युग देखा और पतन के बाद भी हार नहीं मानी। इस पूरी चर्चा से मुझे एक बात समझ में आई है कि इतिहास में कुछ भी स्थायी नहीं है, लेकिन कुछ भी पूरी तरह से मिटता भी नहीं है।
ये सोचना बहुत ही हैरान करने वाला है कि आज हमने कुणिन साम्राज्य का जो भी इतिहास जाना ना, वो मुख्य रूप से उन छोटे छोटे सिक्कों के कारण ही संभव हो पाया। हाँ, अगर वे सिक्के न मिलते तो राजा अमोघ भूति केवल किसी प्राचीन श्लोक का एक भूला बिसरा शब्द होते। सिक्के ही वो कड़ी हैं जिन्होंने इस इतिहास को जीवंत किया है। से 2000 साल बाद के भविष्य की कल्पना करें। जब भविष्य के पुरातत्वविद हमारे इस वर्तमान युग की खुदाई करेंगे तो उन्हें क्या मिलेगा? हमारे इस डिजिटल युग के कौन से सिक्के, कौन सा डेटा हमारी अर्थव्यवस्था और समाज की कहानी सुनाएगा? सोचने वाली बात है। क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे 21वीं सदी के साम्राज्य का पूरा इतिहास बस किसी करप्ट हो चुकी डिजिटल फाइल पर निर्भर करेगा? क्या भविष्य के इतिहासकार भी ऐसे ही किसी डिजिटल अमोघ भूति को ढूंढने की कोशिश कर रहे होंगे? बहुत ही गहरा सवाल है ये। हाँ, अगर हम सोचें तो ये सच में रोंगटे खड़े कर देता है। खैर, आज के इस गहन अध्ययन में बस इतना ही। विचार करते रहिए।